बहन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आपको तो वैसे फेस तो बहुत बार देखा है हमने टीवी में और न्यूज़ डिबेट पे। तो आपके को ये जो संगठन है इसके बारे में पहले बताइए हमारे दर्शकों को, ये क्या काम करते हैं आप लोग? देखिए, हरियाणा की महिलाओं की अगर बात करूं तो बहुत सारी समस्याएं महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि 2014 में मैंने पर्दा प्रथा से शुरुआत की। अच्छा। क्योंकि मैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी ससुराल में घूंघट का निकाल के मैं भी गई। और जब कुएं पे जाऊं थी तो ठोकर लग गई, क्योंकि घूंघट में कभी जमीन को देखा नहीं था। और ठोकर लग गई तो मैं गिर गई। तो मेरे ससुर फौजी थे, ने बोले बहु पढ़ी लिखी मारी यार, तुम नहीं हो के काम कर रखा है भाई, इसने कुएं पर क्यों भेजो तुम, न्यू तो नहीं कहीं घूंघट खोल दो, पर ने बोले कुएं पर ना भेजो। लेकिन खैर घूंघट तो किसी ने खुलवाया नहीं। उस टाइम मेरे को लगा कि घूंघट में चलना बहुत मुश्किल है। एक हमारे बुजुर्ग थे, हाँ तो जब भी कोई पर्दा प्रथा की बात करते थे तो वो कहते थे भाई तू 2 घंटे ना चादर ओढ़ के दिखा दे। चादर ओढ़ के दिखा दे। ये बात मैंने कही। खाप पंचायतों में जब मैंने इसकी शुरुआत करी तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई घूंघट से बाहर इन अगर महिलाओं को लेके आओगे तो ये हमारी इज्जत नहीं करेंगे। मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई तुम्हारी बेटी 20, 22, 24, 25 की साल की करके ब्याह हो तो क्या वो छोरी थारी इज्जत नहीं करती? जो बोले छोरी मेरे बहू में तो फर्क हो है। मैंने कहा छोरी बहू में फर्क क्यों करना चाहो? आप खुद कहते हो भाई हमारी बहू भी हमारी बेटी है, फिर फर्क क्यों करना चाहते हो? और इसका जवाब उनके पास नहीं था। हालांकि बहुत सारी खाप पंचायतों ने इस बात का समर्थन किया। और इसका एक जो सबसे बड़ी समस्या थी ना, मैंने एक डॉक्टर से बात करी कि भाई पर्दे में जो महिलाएं रहती हैं और जो खुले मुंह महिलाएं रहती हैं, आपके पास आती हैं वो ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या फ़र्क महसूस करते हो आप? डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो पर्दे में महिलाएं रहती हैं ना, उनमें हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी बीमारी भी खुल के नहीं बता पाती। उनको कुछ होता है तो वो बस E4 बट लगाती हैं, वो खुला नहीं बता पाती। इवन के कुछ महिलाएं तो यहाँ तक हैं कि वो ये कहती है कि मेरी बीमारी मेरी सास बताओगी या मेरा पति बताओगा कि मेरे बीमारी के है। तो आप देखो इस लेवल तक महिलाओं में हेजिटेशन है। तो मुझे लगा कि हमारी बेटियां चांद तक जा चुकी, नेकर टी शर्ट पहन के मैट पर लड़ रहे हैं, विश्व में अपना नाम कर रही हैं, और उनको अगर घूंघट में आप राख के आप ये सोचा कि वो फतेह कर देंगी कुछ भी, तो वो संभव नहीं है। उनको वो वातावरण, वो माहौल देना पड़ेगा जिसमें वो खुल के सांस ले सकें। तो ये मैंने शुरुआत की 2014 में। हालांकि अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बागड़ बेल्ट छोड़ के हरियाणा में भाई साहब खत्म तो हो गया, लेकिन आप इसको हम खत्म नहीं कह सकते। आप चले जाओ सिरसा साइड चले जाओ, बागड़ी बेल्ट बता रहा हूँ वो है। नहीं, हमारे रोहतक सोनीपत में बहुएं घर में तो खोल रही हैं। नहीं, आजकल तो में चुन्नी भी ऐसी आ रही है, वो करो ना करो बराबर सही है। नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन करना तो पड़ता है। करना चाहे वो पतली सी चुन्नी हो, पर करना जरूर पड़ता है। लोगों ने घरा में तो खुलवा दिए घूंघट, लेकिन अभी भी गांव में पर्दा करके ही वो चलती हैं जी। तो एक बड़ा चैलेंज है महिलाओं के सामने। जैसे चौपाल होती हैं, उनके पास तो अगर कोई महिला गुजरती है तो वो घूंघट कर लिया करती। चौपाल को वो एक लिविंग पर्सनैलिटी मानते हैं। हाँ जी, मर्दों के बैठने की जगह है। मर्दों की बैठने की जगह है। पहले तो जैसे होली पे अपने कोरडा काड़ा लेके ना, तो आदमी जब भागते थे तो वो चौपाल पे चढ़ जाते थे। हाँ, तो चौपाल पे चूंकि महिला चढ़ती नहीं थी तो वो बच जाया करते। ये हमने शुरुआत चौपाल की भी करी। अच्छा। जब 2010 में मेरे को सर्व खाप का महिला विंग का अध्यक्ष बनाया तो हमने चौपालों में महिलाओं को हम लेके गए। हमने गांव की सहमति से ये काम किया, क्योंकि देखो जब तक सबकी सहमति नहीं होगी काम नहीं हो सकता। तो किछाना गांव है कैथड़ में जी, सब महिलाएं घूंघट में और कह रही चौपाल ना जी, पेरस का अपने जैसे कई बार बिलंदा ना उड़े नहीं। और वहां बाय चांस कोई पुरुषों की पंचायत चल रही थी, मैं अंदर गई। मैंने क्योंकि लोग जानते थे, बोले आओ बेटा आओ, कोई बहन जी कोई मतलब इस तरह से। तो बोले हाँ आज क्यों कर, बोला 2 शब्द आप भी बोलो, जो मसला उनका चल रहा था। मैं कहा जी मैं तो बोल लूंगी शब्द, पर मैं बोल सकती हूँ, मैं भी महिला हूँ, तो ये जो महिलाएं गांव की हैं ये क्यों नहीं आ सकती? बोले जी हम तो नहीं नाटे, हम तो नहीं रोक रखे हैं। बोले हम नहीं रोक रहे, ये अब पे नहीं आती। बोले हम उतरांगे, आज ये आवेंगे। एक अच्छी शुरुआत उन्होंने करी और मैं सब महिलाओं को अंदर लेके गई और वो एक बड़ी न्यूज़
बनी थी उस टाइम हाँ, कि भाई महिलाओं ने चौपाल में कदम रखा। अखबारों के दौर थे तो खबरें बनती थी। हाँ, अखबारों के दौर थे तो खबरें बनती थी, सही बात है। आज तो खबरें अखबार सब गायब पहले है। खबरें बिकती हैं फिर अखबार छपते हैं। एग्जैक्टली। नहीं, अच्छा, दो इंसेंटिव अच्छे लिए आपने ये। तीसरा जो है ना, डोमेस्टिक वायलेंस के मसले बहुत ज़्यादा है, वो तो आज भी हैं। आज भी हैं। आज लेकिन थोड़ा एक आध केस ऐसा भी है कि पुरुषों को भी डोमेस्टिक वायलेंस झेलनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, आज ना? वो है। आज जमाना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया, ये सोशल मीडिया के दौर में। सोशल मीडिया की वजह से हो गया, या महिलाएं थोड़ा एजुकेशन के बाद ये लगती है कि हमारे राइट हैं। मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं के साथ बहुत लंबे समय तक अन्याय हुआ है। मैंने महिलाओं को बिना कसूर के पिटते हुए देखा, आज कोई कारण नहीं। कई तो पहले तो जो आज से 50 साल पहले के जो दौर थे वो तो बिना काम भी पिटा करते नहीं, थे। बिना काम। मैंने एक बुढ़े तो पूछ लिया, मन कहता हूँ न्यू तो बता दे, तब मैंने लोग ने पिटा क्यों करते। न्यू बिलाई साची बताऊं, बिला जो सब तय घना लोगाई ने मारा करता या उसका कहना नहीं मान्या करता, वो ही सब तो बड़ा मर्द मान्या करता अपने आप ने। ये एक सोच थी। और ये सोच आप देखो ना, महाभारत में भी उस वक्त भी किस तरह से द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जाता है भरी सभा में, जहाँ गुरु द्रोण भी हैं, जहाँ कृपाचार्य भी हैं, जहाँ पर अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे धुरंधर हैं। तो उसकी वजह से महाभारत भरी पंचायत में मतलब एक महिला को निर्वस्त्र करना बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह से आप ये भी तो देखिए ना कि कितना बड़ा युद्ध होगा, कितने लाख पुरुष मारे गए इसकी वजह से। बिल्कुल, लेकिन उस वक्त तो एक द्रौपदी के कारण ये हुआ, महाभारत हुआ। आज तो जगह जगह पर चीरहरण हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब निर्भया हुआ तो क्या हुआ, निर्भया में लोग आए, सड़कों पर आए, सब ने विरोध किया। सबको ये लगता था कि हम विरोध करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज तो कोई बोलने वाला नहीं है। अगर किसी महिला के साथ कुछ होता है तो लोग उस महिला को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कोई ये सवाल नहीं करता कि जिन जिन बेटियों को हम 9 दिन तक पूजते हैं, उन बेटियों के लिए तुम ऐसा माहौल कैसे क्रिएट कर सकते हो। अभी बहुत पीछे हैं हम, बहुत पीछे हैं हम इस सोच में ना। तो डोमेस्टिक वायलेंस के आज भी केसेस मेरे पास बहुत आते हैं। ये बात आपकी सही है कि आज पुरुष भी डोमेस्टिक वायलेंस के इसमें बहादुर बहनें भी मिल जाती हैं। हाँ। इसी में नहीं, बहादुर कहो या मैं ये कहूँगी कि मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि महिलाओं को कानून का दुरुपयोग नहीं। शायद ही हरियाणा में ऐसा पहला केस था जब पहली बार विक्टिम लड़कियां जो दिखाई गई, असल में वो विक्टिम लड़के थे। पहला हरियाणा का एक्सपोज केस था। एक्सपोज्ड केस बिल्कुल यही था जो 2014 और उनको जाके फिर आपने शुरुआत की, फिर जाके कोर्ट से उन लड़कों को न्याय भी मिला। रोहतक बस कांड से नाम से बड़ा फेमस हुआ ये मामला, और काफ़ी लंबी इसकी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन बात यह है कि आज भी महिलाएं काफ़ी हद तक इंटीरियर में, अगर आप कहो वहाँ की अगर हम बात करें तो कुछ और नज़र आता है। लेकिन आप पढ़े लिखे तबके की बात करोगे तो आपको कुछ और नज़र आएगा। मैंने तो 19 साल से जो टीचर है महिला, 18 साल का उसका बेटा है, 19 साल से वो पिट रही है। तनख्वाह 1 तारीख को ले आके अपने घर वाले दे दे। वान्यू क्या है कि भाई मैंने खर्चे के तो दे दे, तो 500 रुपये पकड़ा होगा उसने। अच्छा, ऐसी कॉल आती है आपके पास? मेरे पास कॉल आती हैं। वो ये कहती हैं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा ऐसा हो रहा है तो मेरी मदद करो। तो फिर क्या समाधान निकलता है? जैसे समाधान जैसे ये केस है, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो ये जो केस हुआ ना, वो पढ़ी लिखी महिला मेरे पास आई तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। बोले मैडम थक हार के मैं आपके पास आई। हाँ भाई, अब कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या है ये बता। बोली मैं 19 साल मेरे बयान हो गए, 18 साल का मेरा छोरा है। न्यू बोले समस्या हमारे घर में क्या है कि मेरा मारा पीटे था जब तक तो ठीक है। न्यू बोले वो तो ऐसा आदमी है कि मेरा बेटा अगर कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा तो उसकी किताब खोजो। बोला अच्छा साहब ज़्यादा बन गया, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा तो उसको मारेगा थप्पड़। बोले अगर नीचे बैठ जा तो न्यू कहेगा तन या खाट नहीं दिखती, इसके ऊपर बैठ के पढ़ ले। बोला खाट के ऊपर बैठ के पढ़ेगा तो न्यू कहेगा खाट के ऊपर पसरा पड़ा है, ये सो जाएगा, बाहर बैठ के पढ़ ले। न्यू बोले वो बाहर जिन्ने में बैठ के पढ़ रहा था। न्यू बोला ताला मारा फेंक के। किस तरह कौन जीने देता है? क्यों करे नहीं जीने देता, इतनी बड़ी शीशे की वो थी ये खिड़की। न्यू बोले ताला उसका लग गया, छोरा तो बच गया। न्यू बोले छोरा भी इतनी बार पीट लिया, फिर किसी ने बताया बोला बहन जी के पास जाओ, वो तेरा समाधान काट देगी। मैंने कहा भाई देखो FIR दर्ज करा दो भाई, इस आदमी जो एजुकेटेड है, तू पढ़ी लिखी है, तनख्वाह भी 1 तारीख ने ले ले है, फिर तू क्या करेगी इसे पति का? अच्छा, नौकरी पेशा थी, नौकरी पेशा, पढ़ी लिखी महिला। और न्यू बोली कुछ मेरा तो मतलब FIR दर्ज कराई मैंने। न्यू बोले FIR में क्या लग रहा है? गई FIR होगी।
न्यू बोले पुलिस के पास इन्हें पकड़ के ले गए, इस तो पूछताछ करी, जब बाली आई हो तो न्यू बोले जब बाढ़ के सामने मैंने पीटी। बोला क्या कर लिया तने? बोले पाट ली मेरी पुंजड़। न्यू बोले उसके बाद और ज़्यादा उग्र हो रहा है, क्योंकि FIR भी दर्ज करा ली। उसके बाद के न्यू बोले फिर आपका नंबर आया, बोली कईयों ने कहा कि बहन जी से मिलो आप। मैंने कहा चलो। फिर मैंने 2-4 अपनी वहाँ से महिलाएं ली, मैं उसके घर गई। मैंने कहा भाई साहब राम राम। बोले जी राम राम, आओ बहन जी आज क्यों कर? मैंने कहा भाई साहब मजबूरी में आई हूँ, आज तक चाय पीने तो आई नहीं मैं। बोला नहीं ईसा क्या हो गया? बोला मेरे लायक कोई काम बताओ। मैंने कहा भाई साहब मेरी इज्जत रख दे, वाई मेरे आपके लायक काम है। बोले जी न्यू क्यों कर? मैंने कहा मैंने न्यू बता दे इस लोगाई का कसूर क्या है? क्या तुम्हारा है? क्या तुम्हारा है? 19 साल हो गए इसने तेरी सेवा करते नहीं, तेरा घर बसा दिया, तेरा छोरा दे दिया, 18 साल का तेरा छोरा फ्री की नौकर है, पैसे भी दे रहे ऊपर से। 1 तारीख ने तू तनख्वाह ले ले है, क्या चाह? मैं न्यू पूछना चाह रही हूँ भाई इससे आप क्या चाहते हो? भाई ये ऐसा क्या करे कि आप इसके ऊपर गुस्सा ना करो और आप इसके साथ मारपीट बच्चे के ऊपर ना करो, बच्चे को बच्चे मत पे मारो। भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। तो न्यू बोला जी जी न्यू करने लग गया। मैं कहा जी तो काम ना चला, जवाब देना पड़ेगा, जवाब दो और जवाब लेके मैं जाऊंगी। बोला ना जी मैंने तो आप जो ना मैंने तो शर्मसार हो रहा हूँ, आप आए ये आए। मैं कहा शर्मसार होने की कति जरूरत है ना, बस मेरी इज्जत रख दे भाई, इस लुगाई का हाथ मिलाओगा। 1 तारीख ने तू तनख्वाह ले ले है, छोरे ने या पाड़न लाग रही, फिर तने क्या चाहिए? और न्यू बोला कि बहन जी मैं वादा करूँ आज के बाद हाथ जोड़ के मेरे पाया करने हाथ करे। मैं कहा मेरे पाँव रहने दे, पर तू इसने इसकी इज्जत कर ले भाई, बहुत है मेरी खातर। और भाई साहब वो बच रही है, वह नहीं राख रहा है, ये भी नहीं मारता। एक इस तरह का केस और मेरे पास आया बड़ा ही जी, रशिया में वो लड़का है जी, उसका जो है ना बहन यहाँ के लिए कुरुक्षेत्र में मैरिड है, उसके 2 बेटी हैं उसकी बहन के, उसकी मदर थी वो एक्सपायर होगी, तो ईब उनका कोई नहीं है वहाँ। तो उसका मेरे पास मेल आई, मेल में उसने पूछा कि बहन जी आपका नंबर मिल सकता है, मैंने आपसे बात करनी है, मैं रशिया से बोल रहा हूँ, फलाना फलाना, मेरी बहन वहाँ मैरिड है। उसने थोड़ा सा ही लिख के भेजा। अच्छा, कुरुक्षेत्र में। तो मैंने उसको अपना नंबर भेज दिया। फिर उसकी कॉल आई मेरे पास, बोले बहन जी बहुत दुखी है मेरी बहन, और आपकी सोशल मीडिया पे देख के मुझे लगता है कि आप उसकी मदद कर सकते हो। मैंने कहा भाई ज़रूर करूँगी जितनी भी उसकी। मैंने कहा एक बार उसको बोलियो भी मेरे तो वह मिल ले। तो वो लड़की आई मेरे से मिल के गई बेचारी, 1-2 बार आई, बल्कि वो उसने अपनी सारी कहानी बताई। 2 बेटियां हैं उसके, और दारू पी के वो पीटता है उसको। अच्छा। तो मैंने उसको नंबर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं गुड़िया, जब भी तेरे को ऐसी समस्या हो ना तो मेरे को कॉल कर लेना। बोली ठीक है दीदी। तो एक दिन रात में, सर्दी के दिन रात ने मेरे फ़ोन पर घंटी बाजी, कट जा, घंटी बाजी कट गया, घंटी बाजी कट गया। मैंने देखा, मैंने कहा राम, रात ने तो कोई ना कोई इमरजेंसी होगा, जरूरतमंद ही होगा। तो रात 2 बजे 2 लोग फ़ोन करते हैं। हाँ, या तो जरूरतमंद या दारूबाज सही बात है। तो मैंने देखा उस लड़के का फ़ोन, तो दैया साहब बोले किसका है? मैंने कहा वो छोरी का फ़ोन है। बोले अच्छा। मैं कहा दैया साहब खड़े हो लो, चलेंगे। जनवरी में इतनी धुंध, इतनी सर्दी। ने बोला क्या करेगी? मैं कहा दैया साहब उस छोरे ने रशिया थे, बड़ी उम्मीद कोई विश्वास से किया है, मेरे पे फ़ोन करा है कि मैं उसकी बाण की मदद कर पाऊंगी। मैंने कहा आप खड़े हो लो। तो वहाँ पे DSP थे, मैंने उनको फ़ोन करा। मैंने कहा उनका मेरा फ़ोन सुन के वो भी बोले बहन जी रात ने। मैं कहा भाई साहब ऐसी ऐसी समस्या होगी, ज़रूरत पड़ सके आपकी। बोला नहीं कहते हो तो मैं गैल चलूँ? मैंने कहा नहीं गैल की तो ज़रूरत नहीं, पर आपकी नॉलेज में मैं डाल रही हूँ, भाई कुछ भी हो सकता है। वो लड़की फ़ोन करा है, मैं फ़ोन करूँ तो वो उठा नहीं रही है, कोई तो मसला है। आपने मैं क्या बताऊँ, उस दिन मेरे को लगा कि इंसानियत ख़त्म हो गई है। नंगे पैर, केवल सूट, चुन्नी भी नहीं, शॉल तो छोड़ो, इतनी सर्दी, चुटुरती सर्दी, चीख मार मार के रो रही, दरवाजे बंद, और गली में बैठी वह रोन लाग रही ठाटू। वह फ़ोन मेरे तो मिलावे थी तो वो छीनने था, फिर फ़ोन रह गया उसका अंदर, छीन के उसने 2 घंटे लगे। 2 घंटे लगे। फिर मैं वहाँ पहुँचे हम जैसे तैसे, क्यों धुंध बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने जैसी लड़की देखी, ये आप कोई रिवाल्वर ना अपने धोर कुछ ना, एक वो डंडा रख रात ने वो लेके गाड़ी में रख लिया था मैंने, और कंबल ओढ़ के हम गए। तो वो भूल गई मैं जाडा जुड्डा, सर्दी। मैं तो अपना कंबल तार के पहले तू छोड़ी, तो मैं कहा तू गाड़ी में बैठ। मैं कहा मसला क्या है, तू बाहर क्यों है? बोली धुत दारू में है, और भाई छोरियाँ का भी थप्पड़ मारे, छोटी छोटी छोरी इतनी इतनी, वो अंदर बच्चे, वो अंदर दोनों लड़कियाँ। बोली मैं फ़ोन करूँ थी तो मेरा फ़ोन छीन लिया, और अंदर है सब कुछ। एक पड़ोसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो रोज का काम हो जाता है, रोज का काम है। और लोग दूसरा वो उसको बचाने जाए तो वो उन पे
इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम लगाता है, हाँ, या ये वो उनके साथ लड़ाई करता है, तो पड़ोसी बेचारे कितने दिन डर करेंगे? जाए हैं पड़ोसी भी। हालांकि हम 3 भाई हैं, हमने बहुत संभाले हैं ऐसे लोग, संभालने भी चाहिए। क्योंकि उनको पता था ये लोग मदद के लिए तैयार नहीं है। पहले गली में सोया करते, तो कौन से हाथ लगा, वो तैयार था मदद के लिए। हाँ, तो वो एक दूसरे के साथ आपकी थी ना, तब आप थोड़े हम मजबूत तीनों भाई होते। निकल लिया करते हाँ, उसी वो टाइम। एक अलग एक सपोर्ट मिलती है, हाँ। मजबूती मिलती है जब 2-3 जने हो तो मैंने दरवाजा नॉक कराया, वो क्या न खोला था, दारू में दूध पड़ा, मैंने पता नहीं, मैंने दरवाजा करके मैं बोली, मैं कहा मैं संतोष दैया बोल रही हूँ, दरवाजा खोल देना, दरवाजा तोड़ूंगी। और पता नहीं कुंडी खोल दी उसने, पता नहीं वो कौन ला, मतलब के चक्कर होया, उसने कुंडी खोल दी। कुंडी खोलता है भाई साहब, जो मेरे हाथ में जो कुछ थप्पड़ जितना लाग सके थे उसको तड़ातड़ मारे। मैंने कहा तने शर्म नहीं आती? इसके माँ बाप ने तेरे घर ब्याह किया भेज दी, 2 इसने बालक दे दिए, सारे दिन तेरा काम करे, और मैंने कहा तन्ने इस अपनी औरत के साथ ऐसा कर रहा है कि ऐसा तो कोई राक्षस के साथ भी ना जानवरों करे, जैसा व्यवहार कर, ऐसा व्यवहार तो कर रहा है। और उनका होटल है वहां पे, छोटे आदमी नहीं है, मतलब अपने आप में पैसे के नाम पे अच्छे खासे, जो कहते हैं ना कि रसूखदार आदमी, इस तरह के वो आदमी। मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और तेरी धज्जियां उड़ाऊंगी, फिर देखती हूँ कि तू कहाँ जाता है। उन्हें पाँव पकड़ लिए, बोले बहन जी आज माफ़ कर दो, आज के बाद शिकायत मिला आपका जूता और मेरा सर। और वह छोरी बढ़िया रह रही है, बस गया है। तो इस तरह के मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, मतलब अनगिनत केसेस है, मैं कितने गिनवाऊं। पर ये जोखिम भरा काम है, मेरे लिए बहुत रिस्की भी है, कई बार लगता भी है मुझे। और लेकिन पता क्या है उसमें रिस्क मैं कम क्यों मानती हूँ, क्योंकि मैं दोनों पक्षों को बुलाती हूँ। एक तो मैं दोनों से बात करती हूँ, तो मेरे को ये दूध का दूध और पानी कई बार लड़की का दोस्त भी मिलता है आपको? मेरे को है, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जैसे रोहतक बस कांड में मिला, एक लड़की का मुझे मिला, एक लड़की ने मुझे कॉल किया कि मैडम मेरे को तो आप बचा लो बस, और नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मैंने कहा सुसाइड ना कर तो जा, मैंने कहानी तो बता दी। कड़े तो बोल रहा है कि है सोनीपत का एक गाँव था, वहाँ से वो बोल रही थी। बोली जी मेरा जेठ मेरे ऊपर गलत नज़र रखा है, और जो ना मेरा पति जो है फौजी है। मैं बोली, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तने कोई अपने पति से शिकायत नहीं करी? बोला जी वो भी सहमत है इस बात से, वो भी कुछ ना कहता। मैंने कहा भाई ऐसा हो तो नहीं सकता, कोई पति मतलब ऐसी आमतौर पे हरकत नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉमन परिवार ऐसा कोई कुछ कर सकता, मुझे नहीं लगता। मैं बोली जी मेरे दौर तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है इसकी। मैंने कहा तू ऐसा कर, तू मेरे दौर ऑडियो भेज दे। ऑडियो भेजी, ऑडियो भेजिस के मैंने अपना माथा पकड़ लिया, लड़ाई भी रखे। वो नहीं होगा तू रोटी पो, या नहीं होगा मैं तन्ने रोटी पो के ना दूं। जेठ न्यू कहा मैं, वो फिर अपने हस्बैंड मतलब अपने भाई से भी फोन पे बात कराया, भैया रोटी नहीं पोती, और वह न्यू ना पो के दूं तने मैं रोटी। मैंने कह रही ना पो तेरी रोटी लड़ाई या। फिर मैंने ऑडियो सुन के फिर मैंने उससे कॉल करा लड़की से, मैंने कहा लड़ाई की थी तू बना के रही है? उन्हें फोन न्यू बोली ना जी न्यू ना था, जी न्यू ना था। मैं कहा मैंने सारी ऑडियो सुन ली तेरी। एक इसी तरह से यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी महिला मेरे पास वहीं पे प्रोफेसर है, फ़ोन किया, बोला जी मेरी बहन रोहतक में मैरिड है, वह घर तक लिकड़ ली, तो बोली उसने मदद करो आप। मैंने कहा भाई मैं अभी नंबर दे, मैंने कहा उसके पति का नंबर दे। बोली जी उसका छोटा सा बालक है, साल 1 का, और एक बालक है उसका 3.5 साल का, मतलब स्कूल गोइंग है छोटा दूसरा बच्चा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा उसके हस्बैंड का मैं नंबर दे, उस लड़की का भी दे। मैंने कहा दोनों नंबर भेज मेरे द्वारा। तो मैंने उसके हस्बैंड से फ़ोन कर लिया, तो मैंने कहा भाई मैं संतोष दैया बोल रही हूँ। बोले हाँ जी मैडम जी बताओ। मैंने कहा तू उसके क्या तुम्हारे है, वह क्या तो काट दी तेने घर ते छोरी? न्यू बोला जी काट दी, वह मेरे थप्पड़ मारे है। अच्छा। न्यू बोला मैं ऑफिस में जाता हूँ, पीड़ित पति। न्यू बोला मैं ऑफिस में जाता हूँ। न्यू बोला मेरे 2 बालक हैं, एक बालक छोटा है साल 1 का है, दूसरा बालक 3.5 साल का है, वो नर्सरी वर्सरी नहीं आजकल उसमें जा है। बोला कि मैं इसने न्यू को भाई मैंने ऑफिस जाना हुआ है, मैं 7-7:30 बजे बस पकड़ता हूँ। बोले जी बस में जाऊँ मैं सांझ ने 5 बजे 6 बजे घर बढ़ूँ, कदे कदे 7 भी बज जाए। न्यू बोला मैं इसने न्यू को भाई तू तड़के उठ के बालका ने स्कूल में भेज दे, तैयार कर दे, इतना तो काम करना पड़ेगा। न्यू का है कि यार रोज की ड्यूटी मेरी थोड़ी है, तू भेज इन्हें स्कूल में। बोले मन्ना ऑफिस में जाना बहन जी आप बताओ मैं इन्हें बालका ने स्कूल में क्यों कर भेजूँ? बोला दोनों बालका घर छोड़ गई और घर तक लिकड़ गई। न्यू बोली जहर खा के मरूंगी और तन्ना फंसाऊंगी। मैं बोली कोई बात नहीं। फिर मैंने उसकी बहन तो बात करी, वह यूनिवर्सिटी में जो, मैंने कहा आप ये बताओ मेरे पास आपने फ़ोन तो कर दिया, आपने रियलिटी तो ना बताई।
मामला तो कुछ हो रही है, वाड़ा तो वो बेचारा आप रोमता अंडे। बेचारा वो अरे मगर तू नहीं कहेगा घर तो भाई दोनों सामंजस्य से बैठेंगे तो ही चलेगा। जब तक दोनों टायर एक जैसे ना होंगे तो गाड़ी तो ना चले। अच्छा, आप तो आपकी शादी को मेरे ख्याल से 25-30 साल हो चुके हैं। मेरी शादी को हो गए 33 साल। 33 साल। हाँ जी। तो 33 साल पहले जो समाज में परिस्थितियां थी बहन जी, वो अब नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। अब 100 में से 90 लड़कियां खाना नहीं बना सकती, मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज उनको खाना बनाना आता ही नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी एडजस्ट तो कर ही रही हैं, वो सीख रही हैं या तो अभी जो समाज की स्थिति है वो कैसी देख पा रहे हैं आप, कैसा टाइम आ रहा है? देखो, पहले का टाइम था कि घर में जो जिसने कह दिया, औरत हर किसी को सहेज के रखती थी। अब औरत ये कह रही है कि मेरे ये अधिकार हैं, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। मन यो चीज खाने भी नहीं मिलना चाहिए, मन ऐसे रहूंगी, ऐसे पहनूंगी, मैं नेकर पहनूंगी तो तुम रोक नहीं सकते। एक मेरे दोराई बोला जी नेकर पहन रहे गांव में, बोला नेकर पहरी ओडे कुत्ता ले आई अपने करते हैं। मगर तुम नहीं सी चोरी ब्याई क्यों? बोले उस टाइम तो ना लागे थी, सूट पहन रही थी जब देखने गए। और फिर वो छोटा कुत्ता ले आई और न्यूबली दादी का सामान बांध के और न्यूबली उड़ कर दिया। बोला उड़ घेर है, बोला उसमें रह तू, बोला क्या करूं? फिर उड़ा गांव में गई मेरे दोस्त ऐसे केस आवे। मानी वो दवा क्या न माने थी। न्यू बोले मैडम ये मेरी लाइफ है और इसको मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं, आप बता दो। मैं बोली तेरी लाइफ तो है पर तेरी माँ के लिए कोई न्यू करे। माँ की भी तो लाइफ है, दादी की भी तो लाइफ। मैंने कहा इनकी भी इस बुढ़िया की भी तो कोई लाइफ होगी, इसने सारी उम्र सब कम करके यो इकट्ठा कर दिया, खड़ा कर दिया यो महल, इसकी भी तो कोई लाइफ होगी या इनकी कोई लाइफ ना थी। न्यू बोले देखो मैडम वो टाइम अलग था, ये टाइम है अलग। ईब तो लड़कियां अपने हिसाब से रहना चाहेंगी। फिर उसने एक सवाल मेरे तक करा, न्यू बोले मैडम आपके राइट्स के ऊपर अगर कोई कैंची का मतलब फेरेगा तो आप मान लोगे? मैं कहा हम तो मानने मुन्ने बैठे हैं, कई साल हो गए। हम तो अगर यहाँ ना मानना तो हमारा तो कर देता ही, वो चढ़ लेता ही तो पहले बावड़ी घर में मतलब सांग देखने जाओ, घर में बुढ़ा बुढ़ी चाह के बिना बैठे। तुम यो फैशन कर रही है, दादी पाट्योड़ी सलवार पहन रही है, तू यो कुत्ते ने ले रही है या रोटियां बना बैठी है। मैंने न्यू तो बता दी सिस्टम के बना रही है तू। फिर मैंने थोड़ा सा वह समझाई, फिर प्यार से भी बोले नहीं मैडम आप आए हो तो मैं आपकी तो रखूंगी मान। मगर मेरा इतना राख लेगी तो वह बहुत है बेबे। तो फिर उसको समझाया, खैर वो थोड़ा सा ठीक ठाक सा ही रह रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं है उनका भी, थोड़ा ठीक ठाक सा है अभी। तो ऐसे जो ये आप कह रहे हो ना पुराना टाइम और अब वाले टाइम बहुत अंतर है। और उस टाइम तो महिलाएं केवल सेक्रीफाइस करती थी, अधिकार तो नबेरा ही नहीं थी बेचारियां ने कि हमारा राइट भी है कुछ। आज की लड़कियां इंडिपेंडेंट तो हैं लेकिन बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छा भी कर रही हैं, परिवार को एडजस्ट भी कर रही हैं, कमा के भी दे रही हैं, जो भी कर जो उन पे दाब पड़ती तो कर लेती हैं, ऐसा नहीं है उनको। बेशक मैं जैसे स्कूल कॉलेजेस में जाती हूँ तो मैं कई बार लड़कियों से जब बात करती हूँ, कई कहती हैं लड़कियां मेरे को, बोला मैडम जैसे मैं हाथ खड़ा करवा, मैं कहा रोटी राटी किसने बनाने आओ छोरिया ने बताइए एक बारी। तो एक आधी छोरी आठा होगी फिर और सारी बैठी रहेंगी। तो मैंने कहा तुमने चाय भी बनानी नहीं आती? तो एक छोरी बोली मैडम मन चाय भी नहीं बनानी आती। मैं कहा डूब के मर जा, चाय पीनी आवे है? बोले हाँ जी। मैं कहा फिर डूब के मर जा बेटा, अगर तेरा चाय भी नहीं बनानी आती। यो कि बेटा बड़ाई की बात को नहीं। अब तो पहले शादी के टाइम पे जैसे लड़की को देखने आए तो वो जो बिचौलिए थे वो बताया करते हमारी चोरी ने सिलाई कढ़ाई भी आवा है, खाना बनाना भी आवा है, दार भी काट दे है, खेत में भी चली जाए। अब मैंने बहुत सारे, चूंकि सामाजिक आदमी हम भी रिश्तों में जाते हैं तो लड़की के घर से पहली जो बात होती है वो यही होता है जी हमारी छोरी ने काम कौन करेगा। बिल्कुल पहली बात यही आती है कि हमारी छोरी कहते हैं मतलब। और जो लड़के वाला वो मानसिक रूप से तैयार होता है कि काम कौन ही करेगा इसका। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, लड़कियां ना जहां तक थोड़ा सा एडजस्टमेंट की बात है, लड़कियां एडजस्ट फिर भी जो ठीक कॉमन से परिवार है ना, जिनके घर में माँ और बाप दोनों इस बात पे सहमत होते हैं कि बेटी जाके कर लिए थोड़ा, है ना, तो एडजस्ट हो जाती हैं। मैंने एक चीज और थोड़ा साथ सब्र रख ले, सिखा दे उसको, वो सिखा दे। दूसरा एक सबसे ज्यादा जो मैंने देखा ना रिश्तों में, जो घर आज जो टूट रहे हैं वो उसकी टूटन का सबसे बड़ा कारण मैंने माँ को देखा है, लड़की की माँ का रोल। जहाँ इंटरफेरेंस जहाँ होगा बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस, डिसीजन मेकिंग। जैसे न्यू पूछेगी कि भाई तू के करे है, छोरी कहेगी माँ मैं रोटी पाऊँ हूँ, बोला तेरी सासू के करे, बोला वो बैठी है, बोला सारे दिन वहाँ बैठी रहे। तो वो जो चीज है ना वो फिर छोरी धीरे धीरे अच्छा मेरी सासू बैठी, वो जो दिमाग को उसको घुमाती है ना, फिर वहां
झगड़े शुरू होते हैं। फिर सोशल मीडिया हो गया बहन जी। फिर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है। अभी 7 से 8 अगर माँ घंटे एक बार लड़की ने यूं कह देना, बेटा वह सारी उम्र कमाई है, रोटी तो बेटा तू दे दे उसने बना के, कि इसमें तू घट जाएगी या छोटे बाप की हो जाएगी, या माँ जिस दिन बात कहने लगी उस दिन यह समस्या। अब तो ये कहते हैं तो एक बार बस फोन कर दिए। पहले जब हमारे ब्याह हुए थे तो फोन थे नहीं ना, फोन तो थे नहीं, और घरवाला न्यू कह दी थी भाई देखे राजी खुशियां 10 बजे लड़के मत आइए। और लड़के फिर लड़की की हिम्मत भी नहीं हुआ करती जान की घर में। सोसाइटी बदल गई है। सोसाइटी बहुत बदल हमारे यहाँ एक वकील हैं इनके सिंगल, जो बड़े फेमस वकील हैं रोहतक के, फैमिली कोर्ट के, तो वो आए थे ऐसे ही बात करने के लिए। मैंने कहा कैसे अब आपके पास डाइवोर्स के या घरेलू मामले आ रहे हैं? बोले अब मैं थोड़ा सा हैरान हूँ धर्मेंद्र, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि 2 दिन में ही लड़की ने मना कर दिया, बिल्कुल, और उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप भी बिल्कुल लगा बिल्कुल दिए। बिल्कुल। बोले 2 दिन रही है लड़की, 7 दिन रही है, और आके मेरे को कहती है अंकल हमें तो डाइवोर्स चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो बोला मैं बैठा बैठा सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है? वकील का काम तो है मेरा डाइवोर्स दिलाना, लेकिन मतलब 2 दिन में ऐसा क्या हो गया है कि तुझे डाइवोर्स चाहिए? हाँ, एक केस मेरे पास भी आया ऐसा, 2 ही दिन हुए, और वहाँ पे ना जो इंस्पेक्टर थे वो मेरी, क्योंकि केस दुनिया भर के आते तो वो वहाँ भी जाते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं, FIR भी होती हैं, तो मुझे कई बार वो बुला लेती थी, आज ये बड़ा टिपिकल केस है, तू है छोड़ जा, बोला मेरे तो बस का है नहीं, वह न्यू गया करती, बड़ी अच्छी फ्रेंड थी मेरी, अभी वो रिटायर होगी। तो एक मामला उसके पास आया, न्यू बोली संतोष आ जा, मैं कहा क्या होया? बोला सीधी यूनिवर्सिटी ताड़ा आइए। मैं कहा होया क्या है? बोला आ जा बस आड़े बताऊंगी। मैं कहा अच्छा। मैं गई तो पंचायत बैठी उड़े, लड़के वाले भी बैठे लड़की वाले भी बैठे। मैं बोली, ने बोली आ जा पहले चाह पी तू। ने बोली बेरा क्या मामला है? मैं कहा क्या मामला है? ने बोली कि यह लड़की है, 2 दिन हुए बयान है, एक पहले दिन तो गई और आ गई, बस अगले दिन गई है और उड़े थे ये लड़के आए हैं, मतलब 2 दिन मतलब एक रात गई है यार, समझ लो 1.5 दिन हो गया। 1.5 दिन हो गया। न्यू बोली न्यू कहे है? बोला जी मन न लेना डिवोर्स। बोला मैं बोली आई क्या थे? न्यू बोली जी न्यू मन ना पूछो क्या थे, मन डिवोर्स चाहिए। तो बोला हम बोले भाई ना ही जब रहना तो चलो कर लो तुम। हाँ भाई कि बताओ तुम दोनों, हमने पक्ष बिठा लिए। न्यू बोली बेरा क्या बोली? न्यू बोली जी 10 किले हैं, 5 किले लूंगी अभी कराओ है। न्यू बोली मैं इससे न्यू बोली, फिर न्यू गया एक रात और रोया, 10 के 10 करा दूंगी। तो ये जो मसला है ना, ये इस लेवल तक बढ़ रहा है कि एक केस और मेरे पास आया, बड़ा टिपिकल केस है। एक जगह शादी करी उन्होंने, वहाँ से उन्होंने झगड़ा करके जो भी था, चलो एक आधी जगह तो लगता है कि एडजस्टमेंट नहीं हुई है, लड़के की भी गलती हो सकती है, लड़की की भी हो सकती है, परिवार की भी कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो चलो झगड़ा हो गया, डिवोर्स हो गया, उन्होंने 5 लाख रुपए तो लिए। यहाँ तक एक बात समझ में आती है, हाँ भाई जो खर्चा हुआ था पंचायती समझौता हो गया, 5 लाख रुपए दे दिए। फिर शादी कर दी उस लड़की की, फिर शादी कर दी, 6 महीना में वह टूट ली, चलो वह भी टूट गई, चलो लग गया आदमी, चल भाई छोरी के कर्म में माड़े थे, दूसरा भी शामिल क्या होगा, कई बार होता है। तो उसमें उन्होंने लिए 10 लाख रुपये। फिर तीसरा शादी कर दी, फिर मेरे को पता लग गया कि तीसरा भी डिवोर्स हो गया। मैं बोली भाई छोरी कोई तो मसला है भाई, तीन आदमी तो इतने खराब नहीं हो सकते कि तू डिवोर्स पे ही आ गई। फिर मेरे को मैंने वहाँ, क्योंकि मेरा थोड़ा यूँ ना चीज़ हुई कैसे है और इसके पीछे क्या फैक्टर्स क्या काम कर रहे हो, वो मेरा देखने का बड़ा मन करता है। तो मैंने उनके पता करा, मैं कहा मसला क्या है? ने बोली कुछ ना इनका मसला है, ब्याह दो, 2 दिन रहो 4 दिन रहो, फिर ये झगड़ा करके फिर ये लेते हैं वहां से पैसा। बोला 5वां ब्याह छोरी का, 5वीं बार ब्याह ही है। अगला सोचता है थाने तहसीलों में क्यों। ये आदमी ना सोसाइटी से बॉर्डरता है, आदमी को ये लगता है कि छोड़ना जितने में निमटता हो निमटे। एक तो मेंटल टेंशन इतनी ज़्यादा है आजकल लोगों को, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। पैसा है जिनके पास, उनको लगता है कि दे लेके पेंडा छोड़ दे, ये जो 24 घंटे का स्ट्रेस है ना वो बर्दाश्त नहीं होता। ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों के सामने। और मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा जो कहा मैडम मेरा कसूर नहीं है पर मेरा बाप जेल में पड़ा है, मेरी माँ जेल में पड़ी है, दहेज में डाल रखा है केस। तो इस तरह के जब केसेस आते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है। ये 5वां केस था, इसको देख के मुझे लगा, मैं फिर उनके घर चली गई एक दिन। मैं बोली, मैंने कहा छोरी ईसा क्या हो रहा है भैया, हर जगह सीधी तापा कह भी ना सकते। मैं कहा ईसा क्या हो रहा है कि भाई छोरी की तो एडजस्ट ना हो रही। न्यू बोली बेरा तो आपने आजकल की छोरी। अच्छा मैंने कहा आजकल की छोरी, फिर मैंने कहा क्या होया? मैं कहा पहला तो 5 लाख लिए तुमने, फिर बताऊँ दूसरे में 10 लाख रुपये। मैं कहा फिर छोरी का नाम करा रखे होंगे। न्यू बोले ना छोरी का नाम के न खा पी लिए, वो कोई माँ बोल पड़ी एकदम भीतर थे। बोला इन छोरा ने खा पी लिए,
एक और प्लॉट सा लिया था, बिलाई ना बेरा ना वो भी बेच रहे, शराबी का बाबी सा परिवार, और छोरी ना वो यूं यूज कर रहे हैं। देखो ना सोसाइटी कितनी गिर गई है। तो जो ये इस तरह के केसेज है ना, कई बार तकलीफ भी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां आज भी सफरर नहीं हैं लड़कियां, और आज भी पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, लड़की हो, बूढ़ी हो, मतलब कोई कुछ भी हो, उनको मैं आज भी पिटते हुए देखती हूँ, आज भी एक एक पैसे के लिए तरसती हुए देखती हूँ। उनकी खुद की तो कोई आमदनी है कोई नहीं, ना आमदनी, इसलिए तो ना आप ये कोई देखिए इच्छा। कि जिस भी पार्टी ने ये कहा है हम महिलाओं को पैसे देंगे, तो टूट के महिलाओं पड़े ने लोग। उस पार्टी को वोट दिया है। हाँ, टूट के पड़ी महिलाएं। वैसे बाद में वो मना कर गया हाँ, ना। मना करके वो लेकिन आप ये देखिए कि महिलाएं खुद की इनकम चाहती हैं, क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। आप देखो ना, वो कहा था किसी ने, मैं नाम भूल रही अभी, शायद एक उसका था, मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, और कोई कम्युनिस्ट था एक, उसने बोला था कि महिलाएं जब अपना शर्म का हिसाब मांगेंगी तो बोला सबसे बड़ी बेईमानी पकड़ी जाएगी। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई डर है नहीं। हाँ, और सबसे पुरानी भी, क्योंकि महिलाओं का जो मेहनताना है वो इतना है कि उसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, सुबह से लेकर रात तक। कई बार मुझे ऐसा लगता है बहन जी कि जो पुरुष समाज है, मतलब मैं तो, मेरी तो ग्रूमिंग मेरी माँ ने अलग तरीके से की है। मतलब मैं 7वीं 8वीं में था, घर के सारे काम माँ के साथ करता था, मेरी आदत है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसे मांग के पानी रेयर पिया होगा। कोई गेस्ट आ रहा है तो साथ मिल गया अलग बात है, लेकिन मैं ले लेता हूँ। तो मैं जब अपने ऐसे जानकारों को देखता हूँ कि वो सुबह से शाम तक, मतलब एक कोई घर का कोई भी काम नहीं करवाते, लेकिन महिलाएं वहां भी एडजस्ट करती हैं। बिल्कुल। तो आपका चूंकि इतना तजुर्बा है, तो लड़कियां कैसे एडजस्ट करें फैमिली में, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो, ये जो आपने बात कही ना, वो तो मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ। मतलब ट्रैक्टर भी महिला है, हाँ, खेत भी महिला बारी है, और वो सारे दिन ताश खेला है, और सांझ न दारू पी के लुगाई ने पीटा है। जी बिल्कुल। उससे पूछो कसूर के है, कसूर कुछ नहीं। तो वो जो है ना सिस्टम, ये बहुत खराब सिस्टम है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो महिलाएं हैं, जो एडजस्ट करने की बात है, यहाँ तक तो ठीक है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाएं, परिवार को जोड़ के रखें, संस्कार देने की कोशिश करें, क्योंकि माँ सबसे पहली पाठशाला है। बिल्कुल। वो सब कोशिश करनी चाहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, और अगर उनके राइट्स के ऊपर कोई कैंची चलाए तो उनको वो रोकना भी चाहिए। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी महिलाओं को, ये है कि लगातार पिटते नहीं रहना चाहिए। लगातार डोमेस्टिक वायलेंस तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन महिला ने पहला थप्पड़ रोक लिया तो फिर आगे उसके ऊपर थप्पड़ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक लग गया ना, फिर वो लगता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। मैं बहुत छोटी थी तो मैंने डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए सोसाइटी। मैं गांव की बात बताऊंगी एक। मैं छोटी सी थी, मेरे ख्याल में 7वीं 8वीं में रही होंगी। मेरे पड़ोस में ही एक लड़का दारू पी के, अपनी पढ़ी लिखी, वो अनपढ़ था, गवार आदमी कति, मैं अनपढ़ को गवार नहीं कह रही थोड़ा रेक्टिफाई हो जाएगी, क्योंकि कई बार समझदार भी हो सकते हैं। अनपढ़ तो बहुत समझदार होते हैं, हमारे बुजुर्ग सारे हाँ, दादा सब अनपढ़ थे, वो बहुत समझदार थे। वो एक बिल्कुल एक ऐसा गंवार आदमी, और दारू पी के रोज, कदे तो गली में यूं दाल खिंड रही है, गिलास पड़ा है, प्लेट पड़ी है, रोटी पड़ी है, ऐसे रहता था। तो लगभग रोज मारना, पीटना, गाली देना तो वेरी कॉमन। तो क्या हुआ, एक दिन गाँव में सारे लोग इकट्ठे हो रहे, लुगाई भी घूंघट काटे, लुगाई भी खड़ी, मेरी माँ भी मतलब यूं दरवाजे से के पास माड़ी ओट सी के खड़ी। और मेरे मन में ना उस लड़के के लिए बड़ा अंदर से यूं था कि भाई ये रोज क्यों इसने बेचारी ने वह रोया करती, मैं उसे देखा करती, कई बार मेरी माँ दौड़ बैठ के रोया करती। बोला काकी मेरा कसूर तो बता दे। हाँ भाई, पूछेगी तो। हाँ, तो बोला मैंने न्यू तो बता दी, तेरा बेटा मेरा रोज क्या तुम्हारा है। तो वह भी हेल्पलेस थी बेचारी, वह भी कह लेती। एक दिन जब सारे इकट्ठे हो रहे और गाड़ में सब्जी पड़ी और गिलास कटोरी ये सब पड़े, तो उसके बाद वो एक डंडा उसने ठाया, जो राम है, कई बार बनस्टी वगैरह लेके जाओ तो रास्ते में नहीं पड़ा, वो डंडा उसने ठाया और उसके पाछे भाज रहा। सब न्यू कह रहे मत मार मत मार, वो पकड़े कोई नहीं। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, छोटी सी थी, और मैं वो मेरी माँ का पल्लू छोड़ भाजी, और मैं उसके पाछे भाज कर वो पकड़ के और उसका न्यू मारा, फेंक कर भाज ली अपने घर। मतलब
मारना तो क्या था उड़ बालक का। तो आप ये देखो वहां का जो रिएक्शन था वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। सब मेरे तो को अच्छा तने शर्म नहीं आती भाई का तने मतलब डंडा मार दिया यार। मैंने सब डांटे, मैं भीतर पड़ गई। मेरी माँ जब तक कुछ ना बोली, भीतर आने की नहीं बोली तने सही करा बोला जे छोरी न्यू करने लाग जाना तो या मारना कूटना ये सब बंद हो जाए। वो जो एक पॉइंट था ना मेरे लिए वो बड़ा मतलब एक हालांकि अब तो कारगर साबित हुआ और मैंने मेरे दिमाग में ये चीज आई कि नहीं कहीं ना कहीं बीज तो डलते ही हैं, है ना। हाँ, कहीं आपकी ग्रूमिंग ऐसी होती है कि आप आगे जाके ये काम करते हो। उसके बाद एक और भी हुआ मेरे साथ। मैं हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई। ताऊ देवीलाल मुख्यमंत्री हुआ करते उस टाइम। अच्छा, क्या गेम खेलते थे आप? मेरा वॉलीबॉल था। वॉलीबॉल। हाँ, तो एक लड़का लड़कों में बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ, मैं लड़कियों में। शायद जगमती जी का भी वॉलीबॉल। जगमती भी वॉलीबॉल थी, हाँ। और मेरा लड़कियों में मैं बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई। मेरे को 200 रुपये दिए, लड़के को 500 रुपये दिए। वही डिस्क्रिमिनेशन तो एक उसमें था बिल्कुल। अपनी नींव में थी, लड़के और लड़की में तो काफी अंतर होता था, खान पान में, ओढ़न पहन में, पढ़ान में, एजुकेशन में, सब क्या है। कहाँ तक खेले आप वॉलीबॉल? मैंने इंडियन यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट किया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर जब मेरे तो 200 मिले तो कोई मीडिया वाला फोटो वोटो खींचने गया। उस टाइम मीडिया का कम ही प्रचार था। लेकिन वो जैसे उन्होंने मेरे को बोले बधाई आपको भैया, आप बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुए। मैं बोली खाक बधाई, चोरे तो 500 रुपये दे दिए, मेरे तो 200 रुपये दिए। वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन। या बात ताऊ ने पता लगी, उन्हें जाके ताऊ तो बात करी। वो बोले छोरी ने बुला के लाओ। मैं ताऊ देवीलाल मुख्यमंत्री थे उस टाइम। और बोले छोरी ने बुला के लाओ। बड़े साहू आदमी, मतलब सिंपल, मतलब क्या गजब के आदमी थे। मैं दौरे बैठा ली। ने बोले बेटा बहुत बहादुर बेटी है भाई, आज तू यह बात ना करती तो हम भी ये चले जाते भाई। तनिया बात कही के उस बात के ऊपर अपनी बात रख दी कि भाई मेरे को कम क्यों दिए, बात ये है। और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ धर के मेरे तो 500 रुपये इनाम दिए। ने बोले मेरी गैल रोटी खाओगी छोरी, अपनी गैल रोटी खवाई और मेरे सिर पर हाथ धर के ने बोले बोला मेरे को ऐसे लगता बेटा एक दिन महिलाओं की तो आवाज बनेगी। क्या बात, ऐसे ही बोलते रहे। कौन से साल की बात है ये? 87 की बात है। 87 में वो मुख्यमंत्री बने थे, तब मुख्यमंत्री बने थे। और आप देखो कितनी अद्भुत बात बताई आपने। हाँ, ये मेरे दिमाग में ना कई बार चला। जैसे कोई भी अभी भी जैसे कोई केस आता ना, मुझे वो बात याद आती है। वो कहते जब उन्होंने कहा कि बेटा मुझे लगता है कि महिलाओं की तुम आवाज बनोगी। और वो मैं आज उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, गजब की। और बड़े लंबे। हाँ, और चूल्हे की रोटी, तो रोटी पौन लाग रही। जब तो इतनी ना समझती ना इतनी समझती मुख्यमंत्री है ये इतनी बड़ी चीज है। जब न्यू भी ना बेरा था, बस न्यू था ताऊ देवीलाल। तो उन्होंने मेरे को सम्मानित भी किया और अपने जो है ना घर सब मिलवाई और इस तरह से उन्होंने करा, तो बड़ा अच्छा लगा। ये दो और भी किसी नेता से आपका राब्ता हुआ इस दौरान? चौटाला साहब से मेरा रहा। अच्छा। चौटाला साहब मुझे अपनी बेटी मानते रहे और अब तो वो नहीं रहे। मेरा ये सबसे बड़ा लॉस मैं मानती हूँ, क्योंकि कभी मैंने उनको आधी रात को कह दिया ना बाबूजी ये बात यूं, उन्होंने मेरी बात को नहीं टाला। वो ये क्या करते बोला संतोष जी सी छोरी तो होनी बंद हो ली, बोला वो माँ मर ली जो इसी छोरी पैदा करा करते बेरा नहीं। उन्होंने के दिखा करता मेरे माँ न्यू क्या करते बोला बहुत बहादुर बेटी है यार, कोई भी कुछ कह भी देता ना। उन्होंने मेरे को 14 में टिकट दी बेरी से। अच्छा, आपने चुनाव लड़ा? हाँ, मैंने चुनाव लड़ा और मैंने टिकट मांगी नहीं थी। उन्होंने मुझे टिकट दी, बुला के दी। पहले लोकसभा के लिए बोल रहे थे, बल्कि रोहतक से कह रहे थे कि बीजेपी का अपना समझौता होगा और जो ना कैप्टन अभिमन्यु जी मना करके, तो बोला दीपेंद्र के अगेंस्ट महिला अगर कोई हो तो और अच्छी वक्ता हो और हाईली क्वालिफाइड हो लोकसभा के लिए, बोला ये ओपन मत करना, अपनी तैयारी नीचे परिवार रिश्तेदारों में मिल ले। मैं छुट्टी लेके आई, मैं मिली लोगों से। फिर नहीं बोले समझौता है नहीं भाई। वो इतना मेरे से लाड था उनका। नहीं बोले अजय भाई साहब थे, बाबूजी बोले बोला भाई संतोष तो नहीं फिर लोकसभा, बोले छोरी का मरियोड़ा सांप क्यों गढ़ में गाल है लोकसभा में अपना के बटना है। तो नाट गए, ने बोले ना इन्हें फिर बेरी तो लड़वाओगे। फिर उन्हें मैं बुलाई, बोला बेटा बेरी से तैयारी कर, तेरे मामे आड़े और तेरा परिवार आड़े। बेरी से डॉक्टर काद्यान को कोई काद्यान है तो मेरे को ना तो राजनीति का उस टाइम पता था, हाथी का पाँव है उखड़ना। हाँ, और ना तो राजनीति का पता था ना मन्यू मेरा था इलेक्शन लड़ा के क्यों कर जाया करे। बस उन्हें मैदान में तार दी और यहाँ सारे पैराशूट कैंडिडेट प्रचार हो गया और सारे पार्टी के लोग भाज गए। मैं बोली बाबूजी ये सारे भाज गए, मैं ना लड़ती पकड़ो अपनी टिकट। नहीं बोले तू अपना पॉलिटिकल कैरियर खराब कर रही है, बोला टिकट दे दी लड़, कोई बात नहीं जिसा भी हो।
लेकिन आप देखो 2 महीने में रही और अच्छी परफॉर्मेंस थी। 18-20 हजार वोट, 20,000 वोट आने वालों को ये मानते कि लीडर है। लीडर है। और लेकिन राजनीति के लिए आप बने नहीं मेरे ख्याल से ना राजनीति के लिए मैं सच में बनी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे जो सोशल काम है ना उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। बहुत ही गहरे अनुभव हैं आपके सोसाइटी के ना, और ये काम करने से मिलते हैं। ये एक्चुअली मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। आपके संगठन का एक बार पूरा नाम बताइए। हमारा है सर्व जातीय सर्वखाप महिला महापंचायत। अच्छा, और अब इस वीडियो को देखने के बाद है ना, महिलाएं आपसे संपर्क करना चाहेंगी, तो आपका नंबर दे सकते हैं? हाँ, नंबर दे सकते हैं। और हम तो चाहते हैं अच्छी अच्छी महिलाएं संगठन के साथ जुड़ें। कितने हैं अभी, कितनी महिलाएं? कई हजार महिलाएं जुड़ गई हैं। हमने पूरे देश में संगठन खड़ा कर दिया। अच्छा, केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में। क्योंकि जब मुझे 2010 में समाज के हर वर्ग से महिलाएं, हर वर्ग से, मुझे 2010 में पाई में सर्व जातीय सर्वखाप ने महिला विंग बना के मुझे अध्यक्ष बनाया था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप महिलाओं का संगठन तैयार कर लो। तो फिर तब से मैं सर्व जातीय सर्वखाप महिला महापंचायत के नाम से ना, क्योंकि जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम से उन महिलाओं को जोड़ना बड़ा जरूरी है। ये सिस्टम है हमारी जो एक रहने का एक कल्चर हमारा है वो, क्योंकि जैसे सेम गोत्र वाला शादी वाला मसला है, इसमें हम कई बार बात करते हैं सेम गोत्र का। ये तो साइंटिफिक भी नहीं है, साइंटिफिक भी नहीं है। नहीं, जितनी आप देख लो, इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया जा सकता है। इंटरकास्ट अपने जब खाप पंचायतों की जो 1355 में पहली खाप थी, तो उस टाइम की जो महिला अध्यक्ष थी उसने इंटरकास्ट मैरिज करी थी उस टाइम। और तब करी थी कि चौधरी चरण सिंह ने जवाहरलाल नेहरू जी को पत्र लिखा था कि अगर देश में आप जातीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, अंतर जातीय विवाह करने वालों को सरकारी नौकरी दो, इसका प्रावधान करो। बोला 10 साल में खत्म ही हो जाएगा ये बात, बिल्कुल। और उन्होंने अपने सारे बच्चों की शादियां अंतर जातीय की, लेकिन समगोत्र के तो मेरे ख्याल से वो भी खिलाफ रहे। नहीं, समगोत्र तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि समगोत्र में केवल एक समस्या नहीं है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा हैं। और उससे आप देखो कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर आप सेम गोत्र में सेम रिश्तों में शादी करोगे तो 80 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है। 80 टाइम मल्टीप्लाई से देखो बीमारी कितनी भयानक रूप देगी। ये तो एक्ट में ही, एक्चुअली एक्ट में अमेंडमेंट कराना वैसे तो देखा जाए तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सरकारें चाहें तो हो सकता है। सरकारें चाहें तो सरकारें क्या नहीं कर सकती, क्योंकि जिन्होंने ये एक्ट बनाया था उनको हिंदू समाज की पूरी समझ नहीं थी। आप देखो ना, अपने यहाँ हिंदू तो साउथ के भी हैं और हिंदू अपने नॉर्दर्न इंडिया के भी हैं। साउथ में, और फिर ये जहाँ खाप सिस्टम रहा है उनका तो बिल्कुल शादियों का कल्चर ही अलग रहा है। कल्चर ही बिल्कुल अलग है। हम तो 3-3 को 4-4 गोत्र छोड़ते आए हैं, दादी का भी नानी का भी छोड़ा करते हैं। नहीं, साउथ में तो मामा और भांजी की शादी को प्रेफरेंस देते हैं। और अपने यहाँ मामा जब आता है तब शादी की शुरुआत होती है। हम तो मामा को माँ से भी बड़ा दर्जा देते हैं। मामा तो फेरों पे तो छोरी ना मामा ही बैठा होगा। हाँ, मामा के बिना तो मतलब पाटड़े से छोरे को मामा उतारेगा। चाहे भाई ना हो तो गांव में तो बाती आऊंगी, पर वो जब आ लेंगे जब शादी शुरू होगी। और वो साउथ में हिंदू तो वो भी हैं, हिंदू उनका अलग कल्चर है, उनका बिल्कुल अलग कल्चर। हिंदू कल्चर होना एक अलग बात है और हिंदू धर्म एक अलग बात है। हम अपने कल्चर के अनुसार, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसमें हम अलग तरह का सारा, किसी के चूड़ा पहने हैं, किसी के कोई मांग भरे है, कोई सिंदूर डालता है, कोई मतलब मंगलसूत्र पहनता है, कोई कुछ भी करता है, मतलब अलग अलग, कोई फेरे करे है, कोई गुरुद्वारे में जाके ये करते हैं। तो सबका अपना अलग अलग है। साउथ में हिंदू अलग तरह से शादी करते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन हालांकि अभी तो लगता नहीं है कि ये सिरे चढ़ेगा कभी अमेंडमेंट का। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हम सरकार से भी मिले और विपक्ष के नेता से भी मिले। अभी तो दिक्कत ये है कि ये इन इश्यूज पे सरकार काम करे, या अभी तो आज़ादी के इतने साल बाद बेसिक समस्याएं भी नहीं दूर हुई हैं इस देश की। नहीं हो सकती। ना यहाँ अच्छी एजुकेशन है, ना यहाँ अच्छी चिकित्सा है, ना सबको रोटी कपड़ा है, ना मकान है। कोई बात ही नहीं करता, ये कैसे होंगी आप बताओ? इनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। जब आप किसी एक पर्टिकुलर नारा लगाने से सरकार बना सकते हैं तो फिर आपको लोगों को सुविधाएं देने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। और आप ये देखिए कि आप कहेंगे कि मैं 2100 रुपये दूंगा जीतने पे, आप जीत भी जाएंगे और नहीं देंगे और लोग फिर भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये समाज फिर कौन करेगा? पहले अपने गामा में सबसे अच्छे कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिलते हैं। हाँ, ये सच है। तो सच है। दिक्कत नेताओं में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, हम में दिक्कत है, लोगों में दिक्कत है। पॉलिटिकल पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कहेंगे उसको, कहेंगे
कि भाई तू छोरा तो बहुत बढ़िया है, हाँ। पर तन्ना वोट कौन दे इसका, पार्टी में गलत है। पार्टी में गलत है। नहीं, पार्टी क्या करेगी? मैं तो कई बार कहती हूँ, देखो पूरी पार्टी पूर्णतः सही नहीं हो सकती, ना गलत हो सकती है। पार्टियां तो सही और लोगों गलत से होते हैं। बनती हैं। आप अच्छे लोग, हरियाणा विधानसभा आप 90 अच्छे लोगों को चुन के भेजिए, चाहे वो आप किसी पार्टी से हो। पार्टी, आप देखिए विधानसभा कैसा, मतलब रंग ही अलग होगा रंग ही अलग। उसका। अब उसमें तो 20 तो सुते पड़े रहे हैं विधानसभा में। आप देखो ना, सुत्ते पड़े रहे हैं, लोगों ने न्यू ही नहीं बेरा है कि 5 साल या निकल जाते politics के हैं, है। सवाल पूछने का मतलब मेरे नाम से, आपके नाम से अगर वोट मिलेंगी तो लोग उस व्यक्ति को क्यों तवज्जो तवज्जो देंगे, या वो व्यक्ति उन जनता को क्यों तवज्जो देगी जो वहां से चुन फिर के महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, ये तो मतलब बहुत ही दूर की आप बात देखो है। ना, मैं तो हैरान हूँ कि डिबेट का कोई ये विषय ही नहीं मानते इनको, डिबेट का। नहीं नहीं, मैं तो कई बार चैनल देखती हूँ और अभी मेरे को तो मैं तो चैनल, क्या खैर बताऊं। मैंने तो देखना छोड़ रखा है, पर जो पता चलता रहता है चीजें, जैसे पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है एआई की, ड्राइवलेस कारों की, हमारे देश में चर्चा हो रही है औरंगजेब की। ना देखो, तो ये तो हमारी मीडिया तो एक्चुअली भारत की गिरवी रख दी गई है, वो तो रेंग रही है, उसका तो अब खत्म तो हो चुका है। वो एक शेर है कि बोला, कलम भी तुम्हारी और कागज भी तुम्हारा, तो कुछ भी लिखो। इंसाफ वो की कहानी- उम्मीद नहीं की जा अब सकती। नहीं, अब नहीं कर सकते आप, कोई चर्चा ही नहीं, कोई चर्चा करेगा तो रिजल्ट निकलेगा। देखने की। अब जो ये नेता है, मेरे को तो लगता नहीं इनको कोई काम है। पहले तो देखो गांव में जब आया करते तो न्यू कहा करते, भाई मारे देखी छोरे ने लगवा, यार हमारी सड़क बनवा, ये कर। ये तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं कहते अब। ये तो फलानी जाति कितनी है, फलाना कास्ट धर्म कितना समीकरण है। क्या बनेंगे, कास्ट समीकरण उस क्या पे बनेंगे, चलते और फिर वो अपना आदमी कितना ही गिरा उड़ाओ। अब आप दूसरा देखिए वोट दे रहे हैं। 50% महिलाओं को हिस्सेदारी मिली पंचायतों में, बदलाव क्या है society कुछ भी में? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। वही काम उन लोगों को, पुरुषों को करना, वही कर रहे हैं। कोई एक्सेप्शनल कोई महिला एक कर रही चीज तो होगी। मैं मानती हूँ इसमें थोड़ा सा, जैसे अभी जब ये रिजर्वेशन हुई है पंचायती राज में, 50% ये महिलाएं आई हैं। 50% क्यों, 67% आई हैं महिलाएं जीत के। उसमें एक चीज़ तो मैं मानती हूँ, मैं कई बार महिलाओं से बात करती हूँ, भाई तुम क्यों नहीं, तुम केवल मतलब गुट्ठे तक क्यों सीमित रहेगी, जब तुम बना दी तो तुम काम करो। जैसे कैथल के मानस गांव में 2 सरपंच थी, दोनों महिला। एक गांव में 2 पंचायत हैं, दोनों महिलाएं। मैं उनके गांव में गई, सरो खाप की हमने महिला पंचायत करी, तो मैंने दोनों सरपंचों को बुलाया। तो जब बोलने की बारी आई ना, तो एक का तो घर बड़ा खड़ा, एक का ससुरा खड़ा। मैं बोली, मैंने कहा जी आप बोलोगे, वह खुद सरपंच नहीं न्यू गए, सरपंच नहीं मतलब सरपंच ये बोलेंगे न्यू बोले, ये बोलेंगे। बात दूसरी बोली, मेरा घर वाला बोलेगा। मैं बोली, मैंने कहा न्यू बताइए क्यों बोलेंगे, तुमने बोलना नहीं आता, गूंगी हो। बोला ना गूंगी तो कौन है, बोला न्यू क्यों कर बोला। मैं कहा लुगाइया की तो पंचायत, आदमी तो इन तपाच्छे ने खड़े हैं, थारे मुंह भी नहीं दिखते, मैंने न्यू बता दो कारण के है। उनको मोटिवेट किया, खैर दोनों जब मैं बुलवाई बड़ा अच्छा बोली और अपनी समस्याएं रखी। तो मैंने उनको कहा तुम्हें जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट के अनुसार तुम काम करो, ताकि ये लोग कहें कि हाँ महिला कोई बड़ी थी, परिवर्तन करके दिखा दिया। क्या फायदा, बोला ये बोलेंगे क्यों, फिर इन न बना दो फिर थारी की जरूरत है। तो थोड़ा थोड़ा ना जब शुरुआत करते हैं तो उसका इफेक्ट तो जाता है, और धीरे धीरे मैं ये मानती हूँ कि प्रभाव जब पड़ता है तो चेंज भी होता है, तो सोसाइटी में बदलाव तो आते ही बदलाव आता है। जैसे लड़कियों जो में महिलाओं की स्थिति आज से 20 साल पहले थी वो आज नहीं वो है। आज नहीं है, आने वाले टाइम में तो पता नहीं क्या ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बदलाव तो आते हैं, पर ये अच्छा है कि आप लोग काम करते हो, मिलते जुलते हो, लगे हुए हैं, और महिलाओं का इतना बड़ा संगठन आप लोगों ने बनाया, ये अच्छी बात है। एक संगठन क्या, बस ऐसे ऐसे केस है, मैं क्या बताऊं आपको। एक महिला को 35 साल के बाद तलाक दे दिया, ब्याह के 35 साल बाद। अपने भारत में मतलब चौंकाने मतलब वाली आप बात सोच है। रहे हो कि हरियाणा लेकिन में, बाहर तो ऐसे होते ही रहते हैं, बाहर तो ऐसे होते रहते हैं। हरियाणा में एक बेंगलोर से आई हुई है महिला, उसका 18 साल का तो छोरा है, 14 साल का दूसरा छोरा है जी, और उसने तलाक देने लग रहा है घर वाला। ये भाई आज भी मेरे पास फोन आ रहे हैं उनका भी, अभी उनके घर वाले से मैं मिल के आई, बात करी, भाई तुम यू रीजन क्या है? रीजन एक्सटर्नल अफेयर है। अच्छा, पुरुष लिव इन के कारण बहुत परिवार उजड़ रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दिया कि भाई आप रह सकते हो, जब आप रहने की इजाज़त मिलेगी। भाई देखो घर में तो लड़ाई भी होगी, घर में कया सुनी भी होगी, बहुत सारी चीज़ें उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल भी नहीं कर पाओगे, जैसे वो रहना चाहती है वैसे आप रख भी नहीं पाओगे। जो एक शानो शौकत दिखती है सोशल मीडिया पे या
अलग तरह से दिखाते हैं, वो रियल में नहीं होती है। रियल में तो तड़के रोटी भी पौनी पड़ेगी, दोपहर में फिर रोटी मांगेंगे, बालक स्कूल में भेजने पड़ेंगे, कि तब जूते का पॉलिश करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे तो हम अपना बेस्ट दिखाते हैं, हाँ वैसा पूरा दिन नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ड्रेस का प्रेस नहीं है, फिर अगला कह गया तो रात में क्यों ना करी प्रेस भाई, स्कूल में लेट हो गया बालक, काम नहीं करो, होमवर्क काम नहीं करा, उसके ऊपर झगड़ा हो गया। बाहर तो सोशल मीडिया पर तो मीठे मीठे बोलेंगे, मीठे बोलेंगे तो वो उलझ जाए हैं, और जब उलझ जाए हैं तो मामला इस हद तक बिगड़ जाए है कि 35 साल के बाद आप देखो ना कि भाई डिवोर्स चाहिए। अब लड़की न्यू कहे महिला न्यू कह रही है मन तो रहना, मैं अपने बालक लेके जाऊंगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है 35 साल के बाद अगर किसी को आप कहो कि तू जा, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जो लिव इन के कारण मैंने फिर FIR दर्ज कराई तो पुलिस वाले ने बोले बहन जी आप बता दें हम क्या करा, कानूनी इजाजत देता है और हम कानून के अनुरूप काम करते हैं। अब वो तो उससे बाहर नहीं जा सकते, उससे बाहर नहीं जा सकते। इसका तो सामाजिक ही हल निकाला, सामाजिक हल निकाला जा सकता। अब मैंने पंचायत करनी है, जाऊंगी अब होली के बाद पंचायत करूंगी और वहाँ बैठ के फिर चर्चा करेंगे इस पे कि क्या। बढ़िया बहन जी, आप वैसे तो रोहतक अपनी तीड़ इकट्ठी करने आए हुए हो, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने टाइम निकाला बातचीत के लिए, और मैं आपके बारे में सुनता था, मुझे मतलब चाह को ही राह होती है, और इधर से आपका भी मन था मिलने का, और देखो इस बहाने दर्शकों से भी मिल लिया आप हमारे। तो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आज आपने दैया जी की बात सुनी, और ये अच्छी बात है कि ये संतोष दैया जी महिलाओं के बीच रह के मुखरता से काम करती हैं और महिलाएं इनसे जुड़ सकती हैं। और आपको बहुत शुभकामनाएं, और आप जब भी यहाँ दोबारा कभी आएँ तो आपका फिर से स्वागत है। जी जी नमस्कार, धन्यवाद।